हेलो दोस्तों, वेलिज्म एकेडमी यूट्यूब चैनल में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं जो कि आपके यूपी टेट, सुपर टेट, साथ ही साथ आपके यूपी पीटी एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, इस वीडियो में मैंने सारे क्वेश्चन सेलेक्टेड लिए हैं जो कि आपके सिलेबस पर बेस्ड होंगे, साथ ही साथ आपके प्रीवियस क्वेश्चन पर बेस्ड होंगे। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा और वीडियो के लास्ट में मुझे जरूर बताइएगा कि आज के इस वीडियो में आपके कितने क्वेश्चन सही हुए। तो बिना देरी करते हुए चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन से। सबसे पहला क्वेश्चन है, स्वामी दयानंद सरस्वती के गुरु कौन थे? ऑप्शन आपके सामने है रामकृष्ण परमहंस, ऑप्शन बी स्वामी ब्रजानंद, ऑप्शन सी स्वामी श्रद्धानंद या फिर ऑप्शन डी स्वामी विवेकानंद। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी स्वामी ब्रजानंद। दोस्तों, याद रखिएगा कि स्वामी दयानंद सरस्वती के जो गुरु थे वो स्वामी ब्रजानंद थे। अगर आपसे पूछा जाता है कि स्वामी विवेकानंद के गुरु कौन थे तो याद रखिएगा रामकृष्ण परमहंस थे। अगला क्वेश्चन, महाराष्ट्र में गणपति उत्सव शुरू करने का श्रेय किसको जाता है? ऑप्शन आपके सामने चित्तरंजन दास, ऑप्शन बी बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन सी पंडित जवाहरलाल नेहरू या फिर ऑप्शन डी मौलाना अबुल कलाम आजाद। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी बाल गंगाधर तिलक। दोस्तों, याद रखिए कि महाराष्ट्र में गणपति उत्सव या फिर शिवाजी उत्सव शुरू करने का जो श्रेय जाता है वो बाल गंगाधर तिलक को जाता है। अगर आपसे पूछा जाता है कि गर्मदलीय आंदोलन का पितामह किसे कहा जाता है तो याद रखिएगा बाल गंगाधर तिलक को ही कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, भारतीय क्रांति की मां किसे कहा जाता है? ऑप्शन आपके सामने एनी बेसेंट, ऑप्शन बी सरोजिनी नायडू, ऑप्शन सी भीकाजी कामा या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी भीकाजी कामा। दोस्तों, याद रखिएगा कि भीकाजी कामा को भारतीय क्रांति की मां कहा जाता है। अगर आपसे पूछा जाता है कि स्वतंत्र भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी तो याद रखिएगा सरोजिनी नायडू थी। अगर आपसे पूछा जाता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता करने वाली पहली महिला कौन थी तो याद रखिएगा एनी बेसेंट थी। अगला क्वेश्चन, स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे? ऑप्शन आपके सामने बलदेव सिंह, ऑप्शन बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन सी पंडित जवाहरलाल नेहरू या फिर ऑप्शन डी मौलाना अबुल कलाम आजाद। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी मौलाना अबुल कलाम आजाद। दोस्तों, याद रखिए कि स्वतंत्र भारत की मंत्रिपरिषद में टोटल 36 सदस्य थे। याद रखिएगा कि स्वतंत्र भारत के पहले रक्षा मंत्री बलदेव सिंह थे, स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे और स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आजाद थे। अगर आपसे पूछा जाता है कि स्वतंत्र भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे तो याद रखिएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। अगला क्वेश्चन, गोखले माई पॉलिटिकल गुरु किसकी रचना है? ऑप्शन आपके सामने महात्मा गांधी, ऑप्शन बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन सी जेबी कृपलानी या फिर ऑप्शन डी रविंद्रनाथ टैगोर। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए महात्मा गांधी। दोस्तों, याद रखिए कि महात्मा गांधी के जो गुरु थे वो गोपाल कृष्ण गोखले थे और इनकी ही पुस्तक है गोखले माई पॉलिटिकल गुरु। अगर आपसे पूछा जाता है कि जब भारत विभाजन हुआ था उस टाइम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी तो याद रखिएगा जेबी कृपलानी के द्वारा की गई थी। अगला क्वेश्चन, पाकिस्तान का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? ऑप्शन आपके सामने है लॉर्ड माउंटबेटन, ऑप्शन बी सी राजगोपालाचारी, ऑप्शन सी मोहम्मद अली जिन्ना या फिर ऑप्शन डी चौधरी रहमत अली। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मोहम्मद अली जिन्ना। दोस्तों, याद रखिएगा कि पाकिस्तान का प्रथम गवर्नर जनरल जो था मोहम्मद अली जिन्ना था। अगर आपसे पूछा जाता है कि पाकिस्तान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसके द्वारा किया गया था तो याद रखिएगा चौधरी रहमत अली के द्वारा किया गया था। अगर आपसे पूछा जाता है कि स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे तो याद रखिएगा लॉर्ड माउंटबेटन थे। और अगर आपसे पूछा जाता है कि स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे तो याद रखिएगा सी राजगोपालाचारी थे। अगला क्वेश्चन, बायोगैस किसे कहा जाता है? ऑप्शन आपके सामने गोबर गैस, ऑप्शन बी हाइड्रोजन गैस, ऑप्शन सी क्लोरोफॉर्म या फिर ऑप्शन डी सल्फर डाइऑक्साइड। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए गोबर गैस। दोस्तों, याद रखिए कि गोबर गैस को बायोगैस कहा जाता है। अगर आपसे पूछा जाता है कि गोबर गैस में किस गैस की अधिकता होती है तो याद रखिएगा मेथेन की अधिकता होती है। अगला क्वेश्चन, पटाखों में कौन सा फास्फोरस पाया जाता है? ऑप्शन आपके सामने है लाल फास्फोरस, ऑप्शन बी सफेद फास्फोरस, ऑप्शन सी पीला फास्फोरस या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सफेद फास्फोरस। दोस्तों, याद रखिए कि पटाखों में सफेद फास्फोरस पाया जाता है। अगर आपसे पूछा जाता है कि दिया सिलाई में कौन सा फास्फोरस पाया जाता है, यानी कि जो माचिस की तिल्ली होती है उसके आगे जो बारूद होता है उसमें कौन सा फास्फोरस होता है तो याद रखिएगा लाल फास्फोरस होता है। अगला क्वेश्चन,
भविष्य का धातु किसे कहा जाता है? ऑप्शन आपके सामने यूरेनियम, ऑप्शन बी प्लेटिनम, ऑप्शन सी सोडियम या फिर ऑप्शन डी टाइटेनियम। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी टाइटेनियम। दोस्तों याद रखिएगा कि टाइटेनियम को भविष्य का धातु कहा जाता है। और अगर आपसे पूछा जाता है कि आशा का धातु किसे कहा जाता है तो याद रखिएगा यूरेनियम को कहा जाता है। अगर आपसे पूछा जाता है कि किस धातु को केरोसिन तेल में डुबोकर रखा जाता है तो याद रखिएगा सोडियम को रखा जाता है। अगला क्वेश्चन, हीटर के तार किस धातु के बने होते हैं? ऑप्शन आपके सामने है टंगस्टन, ऑप्शन बी नाइक्रोम, ऑप्शन सी लिग्नाइट या फिर ऑप्शन डी जर्मेनियम। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी नाइक्रोम। दोस्तों याद रखिएगा कि जो प्रेस घर में आपने देखा होगा उस प्रेस में नीचे जो होता है वो नाइक्रोम के तार लगे रहते हैं और सबसे नीचे अभ्रक लगा रहता है। तो जब ये लाइट हम इस पर देते हैं तो ये नाइक्रोम का तार गर्म होता है और ये गर्म होकर बहुत तेजी तरीके से ये अभ्रक को गर्म करता है और ये अभ्रक के बाहरी सतह पर हम कलई कर देते हैं और इससे कपड़ा प्रेस कर लेते हैं। तो याद रखिएगा कि हीटर के तार में जो धातु होता है वो नाइक्रोम का होता है। अगला क्वेश्चन, सासाकावा पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? ऑप्शन आपके सामने विज्ञान, ऑप्शन बी पर्यावरण, ऑप्शन सी सिनेमा या फिर ऑप्शन डी अर्थशास्त्र। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी पर्यावरण। दोस्तों याद रखिएगा कि सासाकावा पुरस्कार जो है वो पर्यावरण के क्षेत्र में दिया जाता है। अगला क्वेश्चन, ग्रीन हाउस गैसों की संकल्पना किसने प्रस्तुत की थी? ऑप्शन आपके सामने विलियम हार्वे, ऑप्शन बी जोसेफ फोरियर, ऑप्शन सी मार्शल हॉल या फिर ऑप्शन डी वर्गीस कुरियन। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जोसेफ फोरियर। दोस्तों याद रखिएगा कि ग्रीन हाउस गैसों की संकल्पना सर्वप्रथम जोसेफ फोरियर के द्वारा दी गई थी। अगर आपसे पूछा जाता है कि श्वेत क्रांति का जनक यानी कि दुग्ध क्रांति का जनक किसे कहा जाता है तो याद रखिएगा वर्गीस कुरियन को कहा जाता है। और याद रखिएगा कि वर्गीस कुरियन के जन्मदिन को ही हम 26 नवंबर को राष्ट्रीय दुग्ध दिवस मनाते हैं। तो अगर आपसे पूछा जाता है कि दुग्ध दिवस कब मनाया जाता है तो याद रखिएगा 26 नवंबर को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन, भारत का पहला समुद्री राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? ऑप्शन आपके सामने बंगाल की खाड़ी, ऑप्शन बी लक्षद्वीप, ऑप्शन सी कच्छ की खाड़ी या फिर ऑप्शन डी तमिलनाडु। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कच्छ की खाड़ी। दोस्तों याद रखिएगा कि भारत का पहला समुद्री राष्ट्रीय उद्यान जो था वो कच्छ की खाड़ी में था। और अगर आपसे पूछा जाता है कि भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा था तो याद रखिएगा जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान था, जिसका प्राचीन नाम हेली राष्ट्रीय उद्यान था। अगला क्वेश्चन, श्वेत चींटी किसे कहा जाता है? ऑप्शन आपके सामने मक्खी, ऑप्शन बी दीमक, ऑप्शन सी विषाणु या फिर ऑप्शन डी कवक। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी दीमक। दोस्तों याद रखिएगा कि दीमक को ही सफेद चींटी भी कहा जाता है। अगर आपसे पूछा जाता है कि सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी किसे कहा जाता है तो याद रखिएगा विषाणु को यानी कि वायरस को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, कोयला नदी किसे कहा जाता है? ऑप्शन आपके सामने कांगो नदी, ऑप्शन बी जायरे नदी, ऑप्शन सी राइन नदी या फिर ऑप्शन डी वोल्गा नदी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी राइन नदी। दोस्तों याद रखिएगा कि राइन नदी को कोयला नदी भी कहा जाता है। अगर आपसे पूछा जाता है कि यूरोप की सबसे बड़ी नदी कौन सी है तो याद रखिएगा वोल्गा नदी है। अगर आपसे पूछा जाता है कि कौन सी नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है तो याद रखिएगा कांगो नदी काटती है, जिसे हम जायरे नदी के नाम से भी जानते हैं। अगला क्वेश्चन, विश्व में सर्वाधिक बकरियां किस देश में पाई जाती है? ऑप्शन आपके सामने चीन, ऑप्शन बी पाकिस्तान, ऑप्शन सी ब्राजील या फिर ऑप्शन डी अमेरिका। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए चीन। दोस्तों याद रखिएगा कि विश्व में सर्वाधिक बकरियां जो होती है वो चीन में पाई जाती है। अगर आपसे पूछा जाता है कि सर्वाधिक गधे किस देश में पाए जाते हैं तो याद रखिएगा पाकिस्तान में पाए जाते हैं। अगर आपसे पूछा जाता है कि सबसे अधिक कपास का उत्पादन या फिर कह सकते हैं कि सबसे अधिक कहवा का उत्पादन किस देश में किया जाता है तो याद रखिएगा ब्राजील में किया जाता है। अगला क्वेश्चन, अनाज के छिलके में कौन सा विटामिन पाया जाता है? ऑप्शन आपके सामने विटामिन बी, ऑप्शन बी विटामिन सी, ऑप्शन सी विटामिन के या फिर ऑप्शन डी विटामिन ई। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए विटामिन बी। दोस्तों याद रखिएगा कि अगर आपसे पूछा जाता है कि चावल को धोने पर उसमें से कौन सा विटामिन नष्ट हो जाता है तो याद रखिएगा विटामिन बी नष्ट हो जाता है। यानी कि याद रखिएगा कि चावल को धोने पर या चावल को पॉलिश करने पर उसमें से उसका ऊपरी आवरण जो होता है यानी कि जो उसका छिलका होता है उसमें से विटामिन बी नष्ट हो जाता है। और जो चावल है, जो गेहूँ है, ये सब अनाज के अंतर्गत आते हैं। तो यही आपसे क्वेश्चन घुमाकर पूछा गया है कि अनाज के छिलके में कौन सा विटामिन पाया जाता है तो याद रखिएगा विटामिन बी पाया जाता है। अगला क्वेश्चन, पीएच मान का पता सर्वप्रथम किसने लगाया था? ऑप्शन आपके सामने सोरेनसन, ऑप्शन बी डार्विन, ऑप्शन सी इवानोव्स्की या फिर ऑप्शन डी ल्यूएनहॉक। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सोरेनसन।
दोस्तों याद रखिएगा कि पीएच का फुल फॉर्म होता है पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, यानी कि हाइड्रोजन की शक्ति। याद रखिएगा कि इसका पता सर्वप्रथम जो लगाया था वो सोरेनसन ने लगाया था। अगर आपसे पूछा जाता है कि विषाणु की खोज यानी कि वायरस की खोज किसने की थी, तो याद रखिएगा इवानोवस्की ने की थी। अगला क्वेश्चन, इंसुलिन में कौन सी धातु उपस्थित होती है? ऑप्शन आपके सामने जिंक, ऑप्शन बी कैल्शियम, ऑप्शन सी ब्रोमीन या फिर ऑप्शन डी मैग्नीशियम। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जिंक। दोस्तों याद रखिए कि जो इंसुलिन है ये हमारी अग्न्याशय ग्रंथि से यानी कि पैनक्रियास ग्लैंड से निकलती है और ये हमारी बॉडी में शुगर की मात्रा को कंट्रोल करता है। अगर इंसुलिन की मात्रा कम या अधिक मात्रा में निकलना शुरू हो जाता है तो हमें शुगर की बीमारी हो जाती है। तो याद रखिएगा कि इंसुलिन में जिंक धातु पाई जाती है। अगला क्वेश्चन, मानव शरीर में खून की शुद्धिकरण की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? ऑप्शन आपके सामने अपोहन, ऑप्शन बी निस्यंदन, ऑप्शन सी जस्तीकरण या फिर ऑप्शन डी स्वेदीकरण। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अपोहन। दोस्तों याद रखिए कि मानव शरीर में खुद खून के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को अपोहन कहा जाता है, जिसे इंग्लिश में डायलिसिस कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, गिद्ध संरक्षण प्रोजेक्ट कब प्रभावी हुआ? ऑप्शन आपके सामने 1973, ऑप्शन बी 1992, ऑप्शन सी 1972 या फिर ऑप्शन डी 2006। दोस्तों इस क्वेश्चन के आंसर आपको हमें कमेंट के द्वारा बताना है। आज का वीडियो आपको कैसा लगा, साथ ही साथ आज के वीडियो में आपके कितने क्वेश्चन सही हुए कमेंट करके जरूर बताइएगा। इस क्वेश्चन को मैंने कल की वीडियो में करा दिया था, तो अगर आपने कल का वीडियो ध्यान से देखा होगा और समझा होगा तो आप इसका आंसर जरूर कर पाएंगे। हमारे वीडियोज़ आपको कैसे लगते हैं वीडियोज़ में कमेंट करके जरूर बताइएगा। हम फिर से लौटेंगे एक नया नेक्स्ट वीडियो लेकर, तब तक के लिए देखते रहिए, सीखते रहिए।